गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत घूर्णन स्पेक्ट्रम या रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। घूर्णन स्पेक्ट्रम या रोटेशनल स्पेक्ट्रम, आप जान चुके हैं पिछले टर्म पर कि ये स्पेक्ट्रा अणु की घूर्णन ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है। इट इज़ ड्यू टू द change in rotation energy of a molecule। इस स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य 10⁻² से 1 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी deals with the radiation which when absorbed by a molecule has the effect of increasing the rotational energy of the molecule in this region, that is wavelength from 10⁻² to 1 सेंटीमीटर। ये क्षेत्र कहाँ पर आता है? ये आता है सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव रीजन में। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब आप जानते हैं कि घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि अणु में एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। यानी जो अणु ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl आदि, वही घूर्णन स्पेक्ट्रम या रोटेशनल स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करते हैं। समनाभिकीय अणु जैसे हाइड्रोजन H2, Cl2 और N2, O2, इनमें क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, इनके लिए डायपोल मोमेंट 0 होता है, अतः ये घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। और क्योंकि ये घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं, इसलिए हम इन्हें माइक्रोवेव अक्रिय अणु कहते हैं। माइक्रोवेव इनएक्टिव N2, H2, Cl2, O2, ये सब के सब क्या है? ये दे आर माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोवेव रीजन में स्पेक्ट्रम नहीं देते। या हम कह सकते हैं कि ये घूर्णन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट 0 होता है। घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आवश्यक कंडीशन है कि मॉलिक्यूल ध्रुवीय होने चाहिए, यानी इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण या परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। अब अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तर काफ़ी पास पास होते हैं। पिछले टर्म पर हमने देखा था कि एक घूर्णन ऊर्जा स्तर और दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है, ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। या हम कह सकते हैं कि अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तर काफ़ी पास पास रहते हैं। तो एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर पर संक्रमण के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम वन रोटेशनल लेवल टू अदर। कम ऊर्जा मतलब अधिक तरंगदैर्घ्य, E = hc/λ। तो तरंगदैर्घ्य अधिक, यानी 10⁻² से 1 सेंटीमीटर तक। ये कहाँ पर आएगा? माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव क्षेत्र में ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित होती है। तो ये स्पेक्ट्रम हमको माइक्रोवेव रीजन में प्राप्त होगा। इसमें क्या होता है? कंपन तथा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर अपरिवर्तित रहते हैं। कंपन ऊर्जा स्तर भी वही रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर भी वही रहेगा। इसलिए हम इसे विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये क्या कहलाता है? हमें प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। कहाँ पर? माइक्रोवेव रीजन में। केवल परिवर्तन किस में हो रहा है? घूर्णन ऊर्जा स्तर में। कंपन ऊर्जा स्तर और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर वही हैं, समान।
अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा का सिद्धांत। इसको हम दृढ़ घूर्णक मॉडल, रिजिड रोटेटर मॉडल के आधार पर समझ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा का सिद्धांत या दृढ़ घूर्णक मॉडल, रिजिड रोटेटर मॉडल। इसके लिए हमने माना कि एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, माना कि एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो दृढ़ घूर्णक या रिजिड रोटेटर के रूप में है। रिजिड रोटेटर का मतलब क्या है? M1 और M2 द्रव्यमान वाले दो परमाणु एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। r दूरी कितनी है? ये साम्य बंध लंबाई के बराबर है, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ के बराबर है, जो अपरिवर्तनीय है, अनचेंजेबल और दृढ़, रिजिड है। r जो है ये अनचेंजेबल और रिजिड है, अपरिवर्तनीय है और दृढ़ है। ऐसे सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव एक्टिव द्विपरमाणुक अणु को हम कहते हैं रिजिड रोटेटर। ऐसा माइक्रोवेव एक्टिव डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा रिजिड रोटेटर, और इसके दोनों भार M1 व M2 के बीच जो बंध की लंबाई है, बॉन्ड लेंथ है, इसको हम छड़ के रूप में मान सकते हैं। अब इस तंत्र का जो गुरुत्व केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहाँ से दोनों परमाणुओं की दूरी क्रमशः R1 और R2 है, क्रमशः R1 और R2 है। अब देखिए अणु जो है वो अपने गुरुत्व केंद्र से अक्ष पर प्राकृतिक घूर्णन, नेचुरल रोटेशन करता है। तो जब ये प्राकृतिक रूप से घूर्णन करता है तो इसका जड़त्वाघूर्ण, जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको I से प्रदर्शित करते हैं। I किसके बराबर होगा? I बराबर होगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। M1 और M2 दोनों परमाणुओं का द्रव्यमान, और R1 पहले परमाणु की गुरुत्व केंद्र से दूरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी, R2 दूसरे परमाणु की गुरुत्व केंद्र से दूरी। ये हमारा समीकरण नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। अब क्योंकि ये सिस्टम गुरुत्व केंद्र से संतुलित है, इसलिए संतुलन की स्थिति में क्या आ जाएगा हमारे पास? M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। ये हमारी समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। और हम ये भी जानते हैं कि R1 प्लस R2 किसके बराबर है? ये R बॉन्ड लेंथ के बराबर है। समीकरण नंबर 3, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब इक्वेशन 2 और 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर हमारे पास आ जाता है R1 किसके बराबर है? R1 इज इक्वल टू M2R अपॉन M1 प्लस M2, और R2 किसके बराबर आ जाता है? M1R M1 प्लस M2। ये समीकरण नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 से, समीकरण नंबर 1 और 4 से I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। I बराबर M1 R1 स्क्वायर की जगह R1 की जगह हमने R1 की वैल्यू रख दी, तो ये आ जाएगा M1 M2 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, प्लस M2 की जगह M2 और R2 की जगह ये वैल्यू रख दी इक्वेशन 4 से। तो
m1 स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा i इज इक्वल टू m1 m2 प्लस m1 और आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। नीचे क्या आ गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। एक m1 प्लस m2 से एक m2 प्लस m1 कहीं कैंसिल हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू m1 m2 आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको हम कहते हैं न्यू। तंत्र का समानीत द्रव्यमान रिड्यूस मास। रिड्यूस मास किसके बराबर है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसकी जगह एक समीकरण नंबर 5 में हम क्या रख सकते हैं म्यू रिड्यूस मास। तो I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, यानी जड़त्व गुण मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर हो गया म्यू आर स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। अब हम देखते हैं कि घूर्णन की गतिज ऊर्जा रोटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है हाफ mv²। अब यहाँ हम देख रहे हैं फिगर, थोड़ा सा फिगर को समझें। दो परमाणु हैं जैसा हमने माना था, एक का द्रव्यमान m1 दूसरे का द्रव्यमान m2। CG है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय केंद्र। m1 की दूरी गुरुत्वीय केंद्र से कितनी है r1 और m2 परमाणु भार वाले परमाणु के लिए ये दूरी है r2। r1 और r2 को मिलाकर ये किसके बराबर है r मतलब दोनों के केंद्र के बीच की दूरी। अब ये जब घूर्णन करेगा, रोटेशन करेगा, तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज, घूर्णन कैसे हो रहा है क्लॉकवाइज। हम जानते हैं कि दोनों परमाणु क्योंकि घूर्णन कर रहे हैं, इसलिए पहले क्या अगर वेग v1 है और दूसरे का वेग v2 है तो ई रोटेशन किसके बराबर हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। v लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग, पर यहाँ क्योंकि घूर्णन हो रहा है तो हमें क्या चाहिए कोणीय वेग ओमेगा किसके बराबर है ओमेगा बराबर होता है v अपॉन आर। v बराबर होता है आर ओमेगा के, या हम कह सकते हैं ओमेगा बराबर होगा v अपॉन आर के। तो क्योंकि हमने इसको दृढ़ घूर्णक रिजिड रोटेटर माना है, इसलिए R1 और R2 अपरिवर्तित है। R1 और R2 इनवेरिएबल हैं। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको E इज इक्वल टू हाफ m1। v1 की जगह हमने लिखा ओमेगा R1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2। v2 की जगह लिखा ओमेगा R2 का होल स्क्वायर। तो अब ये आ गया हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर। हम जानते हैं m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर किसके बराबर है, देखिए ये बराबर है I के, m1 R1 स्क्वायर समीकरण 1 से प्लस m2 R2 स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया I। तो ई रोटेशनल किसके बराबर आ जाएगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, समीकरण नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6।
अब मैंने आपको बताया था कि स्थानांतरीय ऊर्जा ट्रांसलेशन एनर्जी के अलावा बाकी सभी ऊर्जाएं क्वांटाइज या क्वांटीकृत होती हैं। तो घूर्णन ऊर्जा भी क्वांटाइज होती है, क्वांटीकृत होती है। अणु में घूर्णन ऊर्जा के लिए केवल कुछ ही अनुमत मान परमिटेड वैल्यू हो सकती हैं, जो किस पर निर्भर करती हैं? जो अणु की आकृति व आकार पर निर्भर करती हैं। और इनके मान हम कैसे निकाल सकते हैं? क्वांटम केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि इनके मान श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करके प्राप्त किए जाते हैं। इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? श्रोडिंगर तरंग समीकरण को सॉल्व करके। अब दृढ़ गुणक के लिए स्थित ऊर्जा का मान 0 होगा। दृढ़ गुणक के लिए स्थित ऊर्जा का मान 0 होगा। अब हम देखते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। डायल स्क्वायर शाई या नेबुला स्क्वायर शाई, इसको हम नेबुला भी प्रोनाउंस करते हैं। तो नेबुला स्क्वायर शाई प्लस 8 पाई स्क्वायर आई अपॉन एच स्क्वायर ई रोट, ई रोटेशनल एनर्जी के लिए, तो इसलिए ई रोटेशनल शाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब हम हल करते हैं तो ई रोटेशनल के लिए जो व्यंजक प्राप्त होता है ई जे, वो किसके बराबर आएगा? दैट इज ई जे इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई ब्रैकेट में जे प्लस 1 आर, या जे, दिस इज इक्वेशन नंबर 7, समीकरण नंबर 7। या जे जो है वो घूर्णन क्वांटम संख्या है। जे इज रोटेशनल क्वांटम नंबर, जिसका मान पॉजिटिव इंटीग्रल होता है। अब हम देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रम रेखा हमको मिलती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब हमने माना कि अणु में घूर्णन ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो रहा है और ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है। तो ये क्या करेगा? विकिरण को अवशोषित करेगा, हमको अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। और कितनी आवृत्ति को अवशोषित करेगा? या वो आवृत्ति दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच में ऊर्जा के अंतर पर निर्भर करेगी। तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों में अंतर किस प्रकार होगा? डेल्टा ई जे इज इक्वल टू ई जे डबल डैश माइनस ई जे सिंगल प्राइम। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसको हम डबल प्राइम से प्रदर्शित करेंगे और जो निम्न ऊर्जा स्तर है उसको हम सिंगल प्राइम से प्रदर्शित करेंगे। तो डेल्टा ई जे इज इक्वल टू ई जे डबल डैश माइनस ई जे सिंगल डैश किसके बराबर आएगा? ये बराबर होगा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई ब्रैकेट में जे डबल डैश इंटू जे डबल डैश प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये ऊर्जा हो गई किसकी? ई जे डबल डैश की, माइनस अब ई जे डैश किसके बराबर हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई ब्रैकेट में जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में से ये हो गई आपकी समीकरण। इन दोनों में से हमने एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई को कॉमन निकाल लिया। अब आपके पास अंदर क्या बचा? देखिए अंदर बचा आपके पास जे डबल डैश इंटू जे डबल डैश प्लस 1 माइनस जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1। ये समीकरण नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8। अब ये तो एनर्जी है,
लेकिन ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमको तरंग संख्या के रूप में मिलता है। तरंग संख्या मीन्स न्यू बार रोटेशनल, घूर्णन तरंग संख्या। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यू बार रोटेशनल। ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है डेल्टा ई जे डिवाइडेड बाई एच सी। तो ये निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 8 को एच सी से डिवाइड कर देंगे। तो एच सी से डिवाइड करेंगे तो ऊपर से एक एच कैंसिल हो जाएगा, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई तो है ही इंटू सी, जे डबल डैश इंटू जे डबल डैश प्लस 1 माइनस जे सिंगल डैश इंटू जे सिंगल डैश प्लस 1। अब ये जो फैक्टर है एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये सब कांस्टेंट है एक मॉलिक्यूल के लिए, इसलिए इसको हम बी से रिप्लेस करते हैं। बी कहलाता है रोटेशन कांस्टेंट या घूर्णन स्थिरांक। ये सब कांस्टेंट है, इसलिए न्यू बार रोट किसके बराबर हो गया? रोटेशनल किसके बराबर हो गया? बी इंटू जे डबल डैश इंटू जे डबल डैश प्लस 1 माइनस जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1। समीकरण नंबर 9। अब हम देखेंगे कि इस स्पेक्ट्रम पर क्वांटम यांत्रिक प्रतिबंधन या घूर्णन स्पेक्ट्रा के वर्णनियम, क्वांटम मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन और वी कैन से सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए वर्णनियम या सिलेक्शन रूल क्या है? हम जानते हैं कि असमान परमाणुओं से बने द्विपरमाणुक डाइएटॉमिक अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, और घूर्णन करते समय एक निश्चित दिशा में द्विध्रुव के घटक का आवर्ती परिवर्तन होता है, पीरियोडिक चेंज होता है द्विध्रुव डाइपोल के एक कंपोनेंट में। ये आवर्ती परिवर्तन इस प्रकार का होता है कि परिवर्तन की आवृत्ति समान रहती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज समान रहती है। अब क्वांटम यांत्रिकी केवल उन्हीं घूर्णन संक्रमणों रोटेशनल ट्रांजिशन की अनुमति देता है जिसमें घूर्णन संख्या में इकाई वृद्धि या कमी होती है। अतः घूर्णन ऊर्जा स्तर में संक्रमण केवल समीपस्थ घूर्णन स्तरों एडजेसेंट रोटेशनल लेवल के लिए ही लिमिटेड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जे डबल डैश माइनस जे डैश यानी डेल्टा जे इज इक्वल टू ओनली प्लस माइनस 1। यानी घूर्णन ऊर्जा स्तर में केवल और केवल इकाई परिवर्तन ही संभव है। इसे द्विपरमाणुक रिजिड मॉलिक्यूल के लिए रोटेशन ट्रांजिशन का सिलेक्शन रूल कहते हैं। ये वर्ण नियम या सिलेक्शन रूल कहलाता है। क्या है सिलेक्शन रूल? डेल्टा जे यानी जे डबल डैश माइनस जे डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तर में केवल एक इकाई का ही परिवर्तन हो सकता है। डेल्टा जे बराबर प्लस 1 मतलब अवशोषण, और डेल्टा जे इज इक्वल टू माइनस 1 मतलब उत्सर्जन। जिन द्विपरमाणुक अणुओं में इलेक्ट्रॉन चक्रण पूर्ण रूप से युग्मित होते हैं उनके लिए वर्ण नियम कठोरता से लागू होता है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। लेकिन यदि अणु में विषम इलेक्ट्रॉन है या कुछ चक्रणों में युग्मन नहीं हुआ है, पेयरिंग नहीं हुई है, जैसे एन अणु,
तो इस प्रकार के अणुओं के लिए डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 भी संभव है, लेकिन डेल्टा जे इज इक्वल टू 2, 3, 4 ये कभी भी संभव ये नहीं होगा। घूर्णन स्पेक्ट्रम में समदूरस्थ स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस स्पेक्ट्रल लाइंस। देखिए समदूरस्थ कैसे होंगी ये, अगर हम न्यू बार रोटेशनल की बात करें तो हमने देखा ये किसके बराबर आया, बी जे डबल डैश इंटू जे डबल डैश प्लस 1 माइनस जे सिंगल डैश इंटू जे सिंगल डैश प्लस 1। अब हम जानते हैं कि डेल्टा जे का मान प्लस माइनस 1। अब यदि तंत्र की उपयुक्त ऊर्जा एप्रोप्रिएट एनर्जी तंत्र को प्राप्त होती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहला ट्रांजिशन हो सकता है जे डैश इज इक्वल टू 0 से जे डबल डैश इज इक्वल टू 1। अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं हम, यानी जे डबल डैश का मान जे डैश से ज़्यादा है, तो म्यू रोट इज इक्वल टू बी। जे डबल डैश की जगह क्या रखा हमने 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 0 जे डैश इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2b सेंटीमीटर इनवर्स। तरंग संख्या 1 अपॉन वेवलेंथ, तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या है, जब 1 से 2 यानी जे डैश इज इक्वल टू 1 जे डबल डैश इज इक्वल टू 2, तब हम तरंग संख्या निकालेंगे म्यू बार रोटेशनल इज इक्वल टू बी 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4b सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से आगे क्या होगा, 2 से 3 संक्रमण j इज इक्वल टू 2 से j इज इक्वल टू 3, तो j डैश इज इक्वल टू 2 j डबल डैश इज इक्वल टू 3। तरंग संख्या निकालने के लिए म्यू बार रोटेशनल निकालने के लिए b वैल्यू रखेंगे, j डबल डैश की जगह 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 माइनस j डैश की जगह 2 इंटू 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 3 12 माइनस 3 2 6, 12 माइनस 6 यानी 6b सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से अगला ट्रांजिशन क्या होगा, j इज इक्वल टू 3 से j इज इक्वल टू 4, तो j डैश बराबर 3 और j डबल डैश बराबर 4, तो म्यू बार रोटेशनल तरंग संख्या घूर्णन बराबर बराबर b इंटू 4 इंटू 4 प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 8b सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए j का मान 0 1 2 3 4 5 होने पर तरंग संख्या के मान क्रमशः क्या आ रहे हैं, 2b 4b 6b 8b 10b और अगला आ जाएगा 12b। तो इस प्रकार प्रत्येक स्पेक्ट्रम लाइन में जो अंतर है वो किसके बराबर है, 2b के बराबर है। तो ये स्पष्ट है कि ये अंतर स्थिर है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी रेखीय द्विपरमाणुक अणु जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है और जो केवल घूर्णन कर रहा हो, कंपन नहीं, के अवशोषण स्पेक्ट्रम में समान दूरी 2b पर स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होंगी। ऐसा अणु जिन आवृत्तियों का अवशोषण करेगा वो कौन सी आवृत्तियाँ होंगी, 2b 4b 6b 8b। जैसे जैसे j का मान बढ़ता जाएगा घूर्णन स्तरों के मध्य दूरी भी बढ़ती जाएगी।
as the value of j increases, the distance between the rotational level also increases. अब हम समीकरण 12 की सहायता से घूर्णन रेखाओं की आवृत्ति अंतर को ज्ञात कर सकते हैं. म्यू बार रोटेशनल इज इक्वल टू 2 इंटू जे प्लस 1 बी सेंटीमीटर इनवर्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 12. समीकरण नंबर 12. जे की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3 सो ऑन. तो डेल्टा न्यू बार किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा 2b के. 2b के. अगर j की वैल्यू 0 है तो 0 + 1 1 हो जाएगा. तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2b. अगर j की वैल्यू 1 है तो ये 4b. पहली लाइन किस पर आई? 2b पर. दूसरी 4b पर. तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 2b. यानी डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू 2b. अब हम देखेंगे घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम लाइन. घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता अणुओं की आपेक्षिक संख्या पर निर्भर करती है. द इंटेंसिटी ऑफ rotational line depend upon the relative number of molecules. अर्थात विभिन्न अणु स्तरों के सापेक्ष समष्टि रिलेटिव पॉपुलेशन पर निर्भर करती हैं. अतः स्पेक्ट्रम रेखाएं तीव्रता में अंतर प्रदर्शित करती हैं जो समष्टि के समान होता है. इसका मतलब यह है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम की तीव्रता पहले बढ़ती है, अधिकतम पे पहुंच जाती है और पुनः घटती है. सबसे इंटेंस स्पेक्ट्रम रेखा का स्थान जो है वो हम इस समीकरण से निकाल सकते हैं. जे मैक्स इज इक्वल टू अंडरवुड के टी डिवाइडेड बाई 2b एच सी माइनस हाफ. यहाँ पर b जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है h अपॉन 8π² IC सेंटीमीटर इनवर्स. k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. h प्लैंक कांस्टेंट है और I जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. तो हम क्या देखते हैं कि स्पेक्ट्रम रेखाओं में तीव्रता पहले तो बढ़ती है, मैक्सिमम होने के बाद फिर से कम होती है. तो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम लाइन की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है और वो कौन सी होती है वो हम इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं. ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर आधारित है. जे मैक्स मतलब अधिकतम तीव्रता वाली रेखा, इसका मान हम इस फॉर्मूले से या इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं. अंडरवुड के टी डिवाइडेड बाई 2b एच सी माइनस हाफ. ये सब वैल्यूज़ हमको मालूम है तो हम जे मैक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं. यानी उस स्पेक्ट्रम रेखा को ज्ञात कर सकते हैं जिसकी तीव्रता अधिकतम होगी. तो आज के लिए बस इतना ही. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. अब नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.